अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की जो हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आज हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को डिस्कस करेंगे इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस में। सो बेसिकली इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस हमारे पास तीन तरह के होते हैं। एक जो हम लोगों ने जितने भी टेंसेस की टाइप किए हैं उनके लिहाज से इंट्रोक्टिव होते हैं, एक इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस मॉडल वर्ब्स के लिहाज से और एक WH फैमिली के लिहाज से। तो अभी हम लोग जो है टेंसेस के लिहाज से इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस को कर रहे हैं। इससे जो दो प्रीवियस वीडियोस थी उसके अंदर हम लोगों ने पहली वीडियो में प्रेजेंट के सारे केसेस को डिस्कस किया, फिर हम लोगों ने पास्ट में सारे डिस्कस किए, और आज की जो वीडियो है, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग फ्यूचर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं अपनी काफ़ी सारी प्रीवियस वीडियोस में आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो फ्यूचर होता है, फ्यूचर के आगे फर्दर 4 टाइप्स होती हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उसके अंदर से जो हमारी सेकंड और फोर्थ टाइप होती है, यानी कि जो फ्यूचर कंटिन्यूस और जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, उसकी हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बनाते। तो उसके बाद सिर्फ हमारे पास बचते हैं दो टेंसेस, एक होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट और एक होते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सिर्फ और सिर्फ ये दो ऐसे टेंसेस हैं जिनको हम लोग एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे कि कैसे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्टिव से पैसिव वॉइस में जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिक टॉपिक हम आप लोगों ने समझ लिया कि इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस है, उसमें हम पहले डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट को, देन हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। तो पहले फ्यूचर इंडेफिनिट देख लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट से मुराद जो बिल्कुल आपका सादा जुमला होगा किसमें, फ्यूचर में। फ्यूचर कहते हैं जो आपका मुस्तकबिल है, आने वाला कल है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। और इंडेफिनिट बिल्कुल हमारा सादा जुमला है, तो उसके अंदर हमें पता है कि जब हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगाते हैं, और जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो यूज होता है विल एंड शेल। विल एंड शेल का कॉन्सेप्ट आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो शेल होता है वो यूज होता है आई एंड वी के साथ, और जो विल होता है वो यूज होता है ही, शी, इट, यू, दे के साथ। तो अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर इस बात करें इसके एक्टिव स्ट्रक्चर की, क्योंकि हम लोगों ने इंट्रोक्टिव सेंटेंस पढ़ना है, तो इंट्रोक्टिव के अंदर जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो बिल्कुल स्टार्ट में आ जाते हैं। इसलिए जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है विल एंड शेल बिल्कुल स्टार्ट में आ गए। फिर आपने यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है, जो आपका काम करने वाला है। फिर आपने यूज करना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड लास्ट पे आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसपे आपका कोई काम परफॉर्म किया गया है। तो ये इसका इंट्रोक्टिव का हमारे पास स्ट्रक्चर था एक्टिव वॉइस में। सबसे पहले विल एंड शेल हमारे हेल्पिंग वर्ब, देन आपने यूज करना है सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड लास्ट पे आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब हम लोग इस एक्टिव वॉइस से किस में जाएंगे, पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस वो सेंटेंस होता है जिसमें आपका सारा फोकस आपके ऑब्जेक्ट पर आ जाता है। तो अब हम देख लेते हैं कि पैसिव वॉइस में कैसे इसका स्ट्रक्चर बन सकता है। पैसिव वॉइस में सिंपल कॉन्सेप्ट तो आपका यही है कि आपने ऑब्जेक्ट को शुरू में ले जाना है और सब्जेक्ट बिल्कुल हमारा लास्ट पर चला जाएगा। इसमें एक छोटी सी चेंजिंग आएगी कि हम लोग यहाँ पर एक फॉर्म ऑफ बी भी अप्लाई करेंगे। तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले विल शेल इधर जो था वही विल शेल हमारा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है, वही विल शेल हमारा इधर आ गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो लास्ट पे था एक्टिव में, पैसिव में, वो बिल्कुल स्टार्ट में आ गया। उसके बाद लिखा हुआ है बी। बी बेसिकली यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ बी में से इस्तेमाल हो रहा है। जब भी आप लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाना है तो उसके अंदर आपने कोई ना कोई फॉर्म्स ऑफ बी अप्लाई करनी होती है। तो यहाँ पर हमारी जो फॉर्म ऑफ बी है वो अप्लाई होगी बीई बी, यानी कि विल शेल आएगा सबसे पहले, फिर आप यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के फौरन बाद लगा देंगे बी। बी बेसिकली फॉर्म्स ऑफ बी है। उसके बाद आप लोग यूज करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि ये तो एक्टिव था इसलिए फर्स्ट फॉर्म लगी, लेकिन ये पैसिव है। तो पैसिव कैसा भी हो, जैसा मर्जी हो, जिस मर्जी टाइप का हो, जिस मर्जी टेंस का, उसमें हमेशा आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अप्लाई करनी है। देन आपने यूज करना है बाय, एंड लास्ट पे आपका आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा काम करने वाला। तो ये बेसिक फॉर्मूला हमारे पास डिराइव हो गया। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, विल शेल। विल शेल हमारे हेल्पिंग वर्ब है। फिर आप यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास आ जाएगा बीई बी, जो कि फॉर्म ऑफ बी है। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय एंड सब्जेक्ट। तो ये हमारे पास पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर फॉर्मूला था। अब हम इन स्ट्रक्चर्स को देखते हुए 2 एग्जांपल्स को समझ लेते हैं, और एग्जांपल्स को समझ के आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल जो आपको गिवन है, विल ही हेल्प यू, क्या वो तुम्हारी मदद करेगा। अब इसके अंदर आप देखें तो विल हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ही आपका जो आ गया सब्जेक्ट आ गया, हेल्प फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, और यू आपका ऑब्जेक्ट आ गया। अब आप लोगों ने यहाँ पर इस बात से परेशान नहीं होना कि यहाँ पर 2 पर्सन्स का जिक्र आ रहा है, ही भी आ रहा है, यू भी आ रहा है। बेसिकली जो हमारे पास काम करने वाला है उसे हम लोग बिल्कुल पहले लगा देंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद जो हमारा आ रहा है वो हमारा सब्जेक्ट ही है, और जो लास्ट पर है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है।
यहाँ पर यू को आपने सब्जेक्ट नहीं समझना, बल्कि आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जिसपे काम किया जा रहा है, और जो इसमें काम करने वाला है वो ही है, वो सब्जेक्ट है। तो इसमें हमारे पास विल हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट, हेल्प फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड यू आपका ऑब्जेक्ट आ गया। विल ही हेल्प यू, तो ये आपके पास एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर आ गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। अब हम इससे बना लेते हैं कि अगर आपने पैसिव वॉइस में जाना हो तो हम क्या करते हैं। आप लोगों ने इसके स्ट्रक्चर में देखा कि सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, विल शैल। विल शैल आपने किसके अकॉर्डिंग लगाना है, आपने अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू के साथ आप लोग जानते हैं विल ही लगता है, इसलिए सबसे पहले हम लोग लगाएंगे विल, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा यू, फिर फॉर्मूले के मुताबिक लगा देंगे बी, फिर आपने थर्ड फॉर्म लगानी है। यहाँ पर आपको फर्स्ट फॉर्म गिवन है हेल्प, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड आ जाएगी, फिर आपने बाय स्टैंडर्ड के रूल के मुताबिक बाय लगा देना है, और लास्ट पे आपका सब्जेक्ट। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका सब्जेक्ट ही था, लेकिन यहाँ पर वो हिम में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग प्रोनाउंस को चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव की वॉइस के अंदर, तो उसके प्रोनाउंस चेंज हो जाते हैं, इसलिए ही हमारा हिम में कन्वर्ट हो गया। विल आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, यू आपका ऑब्जेक्ट है, बी फॉर्मूले का, हेल्प आपके पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, बाय स्टैंडर्ड का, और लास्ट पर हमारा सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट जो है हमारा हिम में कन्वर्ट हो गया। तो अगर आप इसमें देखें विल ही हेल्प यू, क्या वो तुम्हारी मदद करेगा, इसमें सारा का सारा फोकस आपके ही पर है, तो ऐसा सेंटेंस जिसमें सारा फोकस आपके सब्जेक्ट पर हो उसे हम लोग एक्टिव वॉइस बोल देते हैं। विल यू बी हेल्प्ड बाय हिम, तो इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो सारा फोकस है वो आपके ऑब्जेक्ट पर आ रहा है, क्योंकि यू से स्टार्ट हो रहा है, विल यू बी हेल्प बाय हिम। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें सारा फोकस ऑब्जेक्ट पर हो उसे हम लोग पैसिव वॉइस बोल देते हैं। विल ही हेल्प यू, दिस इज योर एक्टिव सेंटेंस। विल यू बी हेल्प बाय हिम, दिस इज योर पैसिव सेंटेंस। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल थी और ये पॉजिटिव एग्जाम्पल गिवन है। अब जो सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग करने लगे वो नेगेटिव के साथ करेंगे, यानी सेकेंड एग्जाम्पल में हम लोग नेगेटिव इंट्रोक्टिव सेंटेंस को देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हवाले से। अगर आप देखें तो सेकंड एग्जाम्पल में आपको नोट दिख रहा है, नोट का मतलब है कि ये नेगेटिव भी है और इंट्रोक्टिव भी है। तो ये एग्जाम्पल हम लोग सोल्व करेंगे नेगेटिव इंट्रोक्टिव के हवाले से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो अगर आप देखें शैल आई नॉट राइट अ लेटर, मैं खत नहीं लिखूंगी, तो इसके अंदर आप देखें शैल हमारा हेल्पिंग वर्ब है, आई आपका सब्जेक्ट आ गया, नॉट नेगेटिव का, राइट फर्स्ट फॉर्म, और आ लेटर आपके पास क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। शैल आई नॉट राइट अ लेटर, तो दिस इज योर एक्टिव टेंस। अब इस एक्टिव से आपने बनाना है पैसिव। पैसिव बनाने के लिए आप लोग क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में ले आते हैं, लेकिन क्योंकि हम इंट्रोक्टिव पढ़ रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट से भी पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो आपने जो अपना हेल्पिंग वर्ब है वो चूज करना है अपने ऑब्जेक्ट के मुताबिक। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका ऑब्जेक्ट तो वैसे आ लेटर है, लेकिन हम लोग तो यहाँ पे शेल यूज कर रहे हैं। शेल हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये जो हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है, अगर आप इसके बेसिक स्ट्रक्चर पर ही देखें, इसके स्ट्रक्चर के अंदर टेंस तो हमने चेंज ही नहीं किया। आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पे भी विल शैल था तो यहाँ पे भी विल शैल था, जिस तरह हमने इसे प्रीवियस वीडियोस में किया था कि जिस तरह हमारे पास डू डज की जगह हमने इज एम लगा लिया था या डिड की जगह वाज वर्ड लगा लिया था, तो वो तो बिल्कुल टेंस ही चेंज हो गया था। लेकिन अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखें तो विल शैल की जगह तो विल शैल ही रहा है, टेंस तो चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ यहाँ पर बी और थर्ड फॉर्म का इजाफा हो रहा है, बाकी तो स्ट्रक्चर सेम ही है, ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट की रिप्लेसमेंट है बस। बी जो है बेसिकली वो फॉर्म्स ऑफ बी है, यानी कि ये आपकी थर्ड फॉर्म के साथ ही इंक्लूड हो जाएगा कि बी जो है हमारी फॉर्म्स ऑफ बी है, उससे हम आपके टेंस के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा। तो अगर आप इस सारे सेंटेंस में देखें, शैल आई नॉट राइट अ लेटर, इसमें जो सब्जेक्ट है वो आपका आई है, तो इसीलिए जो हम लोग इसमें शैल लगा रहे हैं पैसिव वॉइस में वो आई के लिहाज से ही लगा रहे हैं, उसमें हम लेटर के लिहाज से नहीं लगा रहे, क्योंकि बेसिकली जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसमें आपका टेंस चेंज नहीं हो रहा, बल्कि सिर्फ विल शैल एज इट इज ही आ रहा है, सिर्फ बी आ रहा है, बी जो है फॉर्म ऑफ बी है, टेंस को चेंज नहीं कर रहा। मैंने यहाँ पर शैल लगा दिया, शैल हमने क्योंकि हमारा टेंस चेंज नहीं होता इसलिए हमारे पास सबसे पहले स्टार्ट में शैल आ गया, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ लेटर आ गया। अब यहाँ पर नोट था तो हम लोगों ने नोट लगा दिया क्योंकि हम नेगेटिव की एग्जांपल कर रहे हैं, फिर आपने बी लगा देना है, फिर उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म लगानी है, तो यहाँ पे गिवन था राइट, राइट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी रिटन, फिर बाय आ जाएगा बाय स्टैंडर्ड का, और लास्ट पे आपने सब्जेक्ट लगाना होता है। तो अगर आप सेंटेंस में देखें आपको सब्जेक्ट गिवन था आई, तो जब वो पैसिव वॉइस में गया वो चेंज हो गया आपका मी में, तो ये आपका सब्जेक्ट आ गया, आ लेटर आपका ऑब्जेक्ट है,
शेल आपका हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव का, बी आपके पास फॉर्म ऑफ वर्ब है, रिटर्न आपके पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई। अब आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये नोट कहाँ से आ गया। तो नोट जो है मैंने एक पहले आपको बताया कि जो फर्स्ट एग्जांपल है वो पॉजिटिव के लिहाज से मैंने आपको समझाई है और सेकंड एग्जांपल में नेगेटिव के लिहाज से समझाई है। तो बेसिकली स्ट्रक्चर हमारा सेम ही रहता है, मैंने सिर्फ यहाँ पर नोट का इजाफा किया है। अगर आपने नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो एक्टिव में सब्जेक्ट के फौरन बाद नोट लगता है और पैसिव में ऑब्जेक्ट के फौरन बाद नोट लगता है। बाकी से स्ट्रक्चर सेम टू सेम एज इट इज रहना है जब भी आपने नेगेटिव इंट्रोगेटिव करना है। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव की एग्जांपल में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद नोट था, तो पैसिव वॉइस में भी हमने ऑब्जेक्ट के फौरन बाद नोट लगा दिया। बाकी स्ट्रक्चर हमने यही वाला फॉलो किया है, आप मैच भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने शेल लगा दिया, शेल इसलिए लगाया क्योंकि इसके अंदर स्पेसिफिक अमाउंट में हमें जो सब्जेक्ट है वो आई ही दिख रहा था, तो इसलिए हम लोगों ने शेल लगा दिया। और टेंस का इसके ऊपर कोई भी चेंज नहीं हो रहा, जब भी आप एक्टिव से पैसिव में आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में तो वो टेंस को चेंज नहीं कर रहा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे बेसिकली शेल ही यूज किया है। सबसे पहले विल शेल में से आपने शेल लगाया, फिर आपने अपना ऑब्जेक्ट आ लेटर लगा दिया, देन आपने लगाया नोट, फिर फॉर्मूले के मुताबिक बी, ये फर्स्ट फॉर्म राइट था तो इसकी थर्ड फॉर्म आ गई रिटन, एंड लास्ट पे आ गया बाय, और क्योंकि सब्जेक्ट आई था तो वो चेंज हो गया मी में, तो ये आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। अगर आप सेकेंड एग्जाम्पल में गौर करें तो आपको गिवन है शेल आई नोट राइट अ लेटर, इसमें सारा फोकस आपके आई पर यानी सब्जेक्ट पर है, इसलिए इसे हम एक्टिव वॉइस कह सकते हैं। और जो हमने नीचे रेड कलर में लिखा है वो पैसिव वॉइस है, शेल अ लेटर नॉट बी रिटन बाय मी, तो इसके अंदर सारा फोकस आपके लेटर पर है, तो इसलिए इसे हम लोग ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। शेल आई नॉट राइट अ लेटर, क्या मैं खत नहीं लिखूंगी, तो ये हमारे पास क्या है, एक्टिव सेंटेंस, क्योंकि सारा फोकस किस पे जा रहा है, सब्जेक्ट पे। शैल आई नॉट राइट अ लेटर, दिस इज योर एक्टिव सेंटेंस। शैल अ लेटर नॉट बी रिटन बाय मी, दिस इज योर पैसिव वॉइस। तो ये वाला जो हम लोगों ने 2 एग्जांपल्स किए हैं ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की है। सो बेसिकली ये हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था जिसमें हम लोगों ने 2 एग्जांपल्स की इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। तो अब हम सीख लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस आप जानते हैं कि फ्यूचर मतलब मुस्तकबिल और परफेक्ट वो काम जो पहले ही हो चुका होता है। तो इसकी उर्दू पहचान आ जाएगी चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। अब इसका एक्टिव सेंटेंस से मुराद जो इसका सिंपल सेंटेंस होता है। अगर आपको याद हो तो फ्यूचर परफेक्ट के अंदर क्योंकि ये फ्यूचर है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं विल शैल, और क्योंकि ये परफेक्ट है तो हैव और थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो अब उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए हमने इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप लोग जानते हैं कि जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होता है वो बिल्कुल स्टार्ट में आ जाता है, देन आप सब्जेक्ट एंड बाकी अपनी चीज़ें लगाते हैं। तो उसी रूल के मुताबिक हम लोग इसके 2 स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है एक्टिव वॉइस, बाद में हमें लिखा गया है पैसिव वॉइस। जब एक्टिव वॉइस की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा विल शैल आ जाएगा। विल शैल जो है वो बेसिकली इंडिकेट कर रहा है आपके हेल्पिंग वर्ब्स को, फिर आप लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर आपके पास आ जाता है हैव एंड थर्ड फॉर्म। बेसिकली हैव एंड थर्ड फॉर्म शो कर रहे हैं कि ये परफेक्ट है। लास्ट पे आपका ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो ये आपका एक्टिव स्ट्रक्चर था। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसी स्ट्रक्चर का पैसिव वॉइस अगर हमने बनाना है। ये जो फर्स्ट वाला है ये हमें गिवन है एक्टिव वॉइस। अब हम लोग किस में जाएंगे, अब हम लोग जाएंगे इसके पैसिव वॉइस के अंदर। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमारा स्ट्रक्चर सेम ही रहता है, सिर्फ एक छोटा सा फर्क आता है। जब भी आप लोग परफेक्ट टेंस बनाते हैं पैसिव वॉइस के अंदर तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, चाहे आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट बनाएं, चाहे पास्ट परफेक्ट बनाएं या फ्यूचर परफेक्ट बनाएं, तीनों जो परफेक्ट टेंसेस होते हैं जब आप उनकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसके साथ हैव के साथ आप बीन लगा देते हैं। ठीक है, जितने परफेक्ट टेंसेस आएंगे वहां पर आप एक फॉर्म ऑफ बी लगाएंगे, वो फॉर्म ऑफ वर्ब होगी हमारे पास बीन। तो हैव के साथ बीन लगा देंगे तो वो पैसिव वॉइस हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बनाते हैं इसका पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेम ही रहेंगे क्योंकि वो स्टार्ट में आना है, क्योंकि हम इंट्रोगेटिव कर रहे हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब ने तो बिल्कुल स्टार्ट में आना है। फिर उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट एक्टिव में लास्ट पे था वो हमारे पास पैसिव वॉइस में बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपने हैव का इस्तेमाल किया था तो पैसिव वॉइस में आप हैव बीन का इस्तेमाल कर लेंगे। मैं आपको अभी यही बता रही थी कि जितने भी परफेक्ट टेंसेस होंगे, चाहे प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, तो आपने जब भी पैसिव वॉइस बनानी होगी तो वहां पर आपने सिंपल हैव नहीं लिखना बल्कि इसके साथ बीन लगा देना। तो यहाँ पर हमारे पास हैव बीन आ जाएगा। देन आप लोगों ने थर्ड फॉर्म लगानी है, पैसिव वॉइस है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने थर्ड फॉर्म ही लगानी होती है। लास्ट पे आपका बाय आ जाएगा एंड सब्जेक्ट जो शुरू में था एक्टिव में पैसिव में वो बिल्कुल लास्ट पे चला जाएगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। विल शैल स्टार्ट में एज अ हेल्पिंग वर्ब, देन आपने यूज करना है ऑब्जेक्ट, फिर आपने यूज करना है हैव बीन। हैव बीन इसलिए आया क्योंकि पैसिव वॉइस के अंदर हम लोग हैव के साथ बीन यानी कि फॉर्म ऑफ बी लगा देते हैं।
फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय एंड सब्जेक्ट। तो ये एक्टिव फॉर्मूले का स्ट्रक्चर था और ये पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर था। अब हम पढ़ लेते हैं इसकी 2 एग्जांपल्स। एग्जांपल से आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल आपको गिवन है, शेल वी हैव वॉन द मैच, क्या हम मैच जीत चुके होंगे। तो अगर आप इसमें देखें, आपके पास शेल आ रहा है हेल्पिंग वर्ब। शेल ही क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वो वी है। आप लोग जानते हैं आई और वी के साथ शेल लगता है, इसलिए शेल हेल्पिंग वर्ब आ गया, वी आपका सब्जेक्ट आ गया। हैव आपके पास थर्ड फॉर्म के साथ हम लोगों ने परफेक्ट को शो करना है, तो हैव और थर्ड फॉर्म परफेक्ट के लिए आ गई। और द मैच आपका क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये आपका एक्टिव स्ट्रक्चर था, जिसमें आपने विल शेल में से पहले शेल लगाया, फिर आपका सब्जेक्ट हैव एंड थर्ड फॉर्म एंड द मैच आपका ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये एक्टिव स्ट्रक्चर है। अभी इस एक्टिव से हमने पैसिव में जाना है। पैसिव में जाने के लिए क्या करेंगे, विल शेल तो आपका स्टार्ट में आना ही आना है, क्योंकि हम इंट्रोक्टिव कर रहे हैं। आपने अपने ऑब्जेक्ट को पहले ले जाना है, तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, द मैच। तो इसके अंदर भी वही कॉन्सेप्ट हम यूज करने लगे हैं कि यहाँ पर शेल की जगह हम लोगों ने शेल ही लिखा है। शेल इसलिए लिखा है क्योंकि बेसिकली हमारा टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप इधर से भी देख सकते हैं, विल शेल था, हैव इधर भी है, हैव इधर भी है, सिर्फ इसके अंदर एक बीन का इजाफा हुआ है। बेसिकली जो बीन है, बीन तो हमारी फॉर्म ऑफ बी है, वो हमारे टेंस के ऊपर असर नहीं कर रही। जब हमारा टेंस के ऊपर असर होगा तब आपका विल एंड शेल चेंज होना है अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्ट। अदरवाइज आप वही यूज कर सकते हैं जो आपके सब्जेक्ट के साथ गिवन था आपके एक्टिव स्ट्रक्चर में। इसलिए हम लोगों ने शेल के साथ शेल ही रहने दिया, इसको विल में चेंज नहीं किया। तो सबसे पहले आपका शेल आ गया, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा दी मैच, फिर फॉर्मूले के मुताबिक हैव बीन, थर्ड फॉर्म वॉन जो होती है वो विन की थर्ड फॉर्म होती है। विन की थर्ड और सेकंड फॉर्म सेम ही रहती है, वॉन वॉन, तो थर्ड फॉर्म एज इट इज वॉन ही रहा। लास्ट पे आपका बाय आ गया एंड सब्जेक्ट आपका यहाँ पे क्या था, वी। तो जब हम पैसिव में गए वो बन गया अस बन गया। तो अस इसलिए चेंज हो गया क्योंकि कुछ प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जो पैसिव वॉइस में जाके चेंज हो जाते हैं। जैसे वी में हम लोग अस में चेंज कर देते हैं, दे को देम में, शी को हर में, एंड ही को हिम में चेंज कर देते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर वी को अस में चेंज कर दिया। तो ये हमारा पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर आ गया। सबसे पहले विल शेल में से हमने शेल लगा दिया, फिर आपने अपना ऑब्जेक्ट दी मैच लगाना है, फिर हैव बीन, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ फोन आ गया, फिर बाय आ गया एंड लास्ट पे आपका सब्जेक्ट आपका यहाँ पे वी था, वो किस में चेंज हो गया, अस में चेंज हो गया। तो शेल आपका हेल्पिंग वर्ब, दी मैच आपका ऑब्जेक्ट है, हैव बीन फॉर्मूले का, वॉन थर्ड फॉर्म एंड अस आपका क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। तो ये आपका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। शेल द मैच हैव बीन वॉन बाय अस। अगर आप फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखें जो ग्रीन कलर में राइट किया गया वो एक्टिव वॉइस है। वो एक्टिव वॉइस इसलिए है क्योंकि इसमें सारा फोकस वी पर है। शेल वी हैव वॉन द मैच, क्या हम मैच जीत चुके होंगे, तो इसमें सारा फोकस हम पर यानी वी पर है। शेल वी हैव वॉन द मैच, क्योंकि इसमें सारा फोकस सब्जेक्ट पे है तो इसलिए इसे हम एक्टिव वॉइस बोल सकते हैं। और अगर आप बात करें रेड कलर से राइट किए गए सेंटेंस की, वो पैसिव वॉइस इसलिए है क्योंकि इसमें सारा फोकस आपके ऑब्जेक्ट पे है। शेल द मैच हैव बीन वॉन बाय अस, तो इसमें आप देखिए इस पे मैच पे फोकस जा रहा है। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें फोकस आपके ऑब्जेक्ट पर हो उसे हम पैसिव वॉइस बोल देते हैं। शेल वी हैव वॉन द मैच, दिस इज योर एक्टिव टेंस। शेल द मैच हैव बीन वॉन बाय अस, दिस इज योर पैसिव सेंटेंस। अब हम कर लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। अगर बात की जाए सेकेंड एग्जाम्पल की, तो इसमें नोट लिखा हुआ आ रहा है। तो ये इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास नेगेटिव इंट्रोक्टिव सेंटेंस है। जब भी आप नेगेटिव इंट्रोक्टिव सेंटेंस बनाते हैं तो स्ट्रक्चर आप लोग सेम टू सेम यही फॉलो करते हैं। बस थोड़ा सा फर्क ये आता है कि एक्टिव में सब्जेक्ट के फौरन बाद नोट लगा देते हैं और पैसिव में ऑब्जेक्ट के फौरन बाद नोट लग जाता है। बाकी स्ट्रक्चर सेम एज इट इज फॉलो होना है हमारे पास नेगेटिव इंट्रोक्टिव में। तो सेकेंड एग्जाम्पल हमें नेगेटिव इंट्रोक्टिव की दी गई है। Will they not have built a house? Will they not have built a house? क्या वो घर तामीर नहीं कर चुके होंगे? तो अगर आप इसमें देखें, will आपके पास आ गया हेल्पिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि आपके पास जो सब्जेक्ट था वो दे था, तो दे के साथ हमारा will लग गया। फिर नॉट आ गया, हैव आ गया, थर्ड फॉर्म आपके पास परफेक्ट का, और आ हाउस आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस स्ट्रक्चर को आप क्या कहेंगे? ये एक्टिव वॉइस है। विल दे नॉट हैव बिल्ट अ हाउस, वो घर तामीर नहीं कर चुके होंगे। तो ये आपका एक्टिव वॉइस है। अब इस एक्टिव वॉइस को आपने किस में चेंज करना है? आपने चेंज करना है पैसिव वॉइस के अंदर। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम अपने ऑब्जेक्ट को बिल्कुल स्टार्ट में ले आएंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में लाने के लिए हम लोग उससे पहले एक लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इसलिए लग रहा है क्योंकि हम इंट्रोक्टिव कर रहे हैं। तो इंट्रोक्टिव में हमारे पास देख लेते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट है आ हाउस। तो आ हाउस के साथ हम लोग लगा लेते हैं सिंपली विल लगा लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा हमारा विल,
फिर आप लोगों ने ऑब्जेक्ट लगा लेना है आ हाउस, फिर उसके बाद क्योंकि नेगेटिव था तो नॉट आ गया, फिर उसके बाद फॉर्मूले के मुताबिक हैव बीन आया। थर्ड फॉर्म बिल्ड, असल वर्ड होता है बिल्ड, बिल्ड का मतलब होता है तामीर करना, उसकी थर्ड और सेकंड फॉर्म सेम ही रहती है, बिल्ड बिल्ड, यानी जो डी है वो टी में कन्वर्ट हो जाता है, तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी बिल्ड। उसके बाद फॉर्मूले के मुताबिक बाय, एंड लास्ट पे आपका सब्जेक्ट आ रहा होता है, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट था दे, तो जब वो पैसिव में गया वो कन्वर्ट हो गया डेम में, इसलिए यहाँ पर डेम आ गया। तो बेसिकली हमारे पास विल हेल्पिंग वर्ब है, आ हाउस आपका ऑब्जेक्ट है, नॉट नेगेटिव का, हैव बीन स्ट्रक्चर है, बिल्ड थर्ड फॉर्म, बाय स्टैंडर्ड का, और देम जो आ गया आपका सब्जेक्ट आ गया। तो ये हमारा पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया ऑफ नेगेटिव इंट्रोक्टिव। Will a house not have been built by them? अगर आप सेकेंड एग्जाम्पल पे गौर करें तो आपको गिवन था will they not have built a house, क्या वो घर तामीर नहीं कर चुके होंगे, इसमें सारा फोकस आपके दे पर था, दे बेसिकली हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट था, तो ऐसा टेंस जिसमें सारा फोकस आपके सब्जेक्ट पर होता है उसे हम लोग एक्टिव वॉइस बोल देते हैं। और अगर बात की जाए इसमें पैसिव वॉइस की, will a house not have been built by them, इसमें सारा फोकस आपके हाउस पर यानी आपके ऑब्जेक्ट पर है, तो ऐसा टेंस जिसमें सारा फोकस आपके ऑब्जेक्ट पर हो उसे हम लोग पैसिव वॉइस बोल देते हैं। will they not have built a house, this is your active tense. will a house not have been built by them, this is your passive voice sentence. तो ये यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके अंदर हम लोगों ने इसके दो स्ट्रक्चर देखे और उसके बाद हम लोगों ने 2 एग्जांपल्स को फॉलो किया। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास पॉजिटिव थी और सेकंड एग्जांपल हमारे पास नेगेटिव थी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने फ्यूचर की दोनों आगे कंडीशंस को डिस्कस कर लिया। पहले हमने डिस्कस किया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और अब हमने डिस्कस किया है फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। साथ में हमने इनकी 2 एग्जाम्पल्स कर ली जिसमें एक पॉजिटिव थी और एक नेगेटिव थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, आज का टॉपिक हम लोग टेंसेस के लिहाज से लास्ट टॉपिक था इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस को। इससे जो नेक्स्ट फर्दर वीडियोस आएंगी उसमें हम लोग सीखेंगे कि मॉडल वर्ब्स के साथ हम कैसे इंट्रोक्टिव बना सकते हैं और WH फैमिली के साथ कैसे इंट्रोक्टिव बना सकते हैं। आज की जो वीडियो थी, आज तक की वीडियो के अंदर हम लोगों ने टेंसेस के लिहाज से बनाना सीखा है इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस को। इससे आगे जो नेक्स्ट फर्दर वीडियोज आएंगी उनमें हम लोग मजीद सीखेंगे कि इसके अलावा और कौन से इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।